Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in this video we are going to discuss the amendments which are relevant for May 25 and June 25 exams of CA and CMA. ओके, तो ये जो वीडियो रहेगा ये इंटर एज वेल एज फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। जो जो अमेंडमेंट्स इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके, वो अमेंडमेंट डिस्कस करने के पहले ही आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द अमेंडमेंट लेक्चर। सबसे पहला यहाँ पर अमेंडमेंट हम लोग जो देखने वाले हैं सप्लाई के चैप्टर का है। देखो, अमेंडमेंट्स बेसिकली दो फॉर्म में आता है। एक तो लॉ चेंज होता है। ओके, जब भी लॉ चेंज होगा तब नोटिफिकेशन इशू होगा। क्या इशू होगा? नोटिफिकेशन। लॉ चेंज होगा तो नोटिफिकेशन। एंड अगर गवर्नमेंट लॉ को क्लैरिफाई कर रहा है, मतलब कि जो पहले था वही है, बस गवर्नमेंट उसको थोड़ा और डिटेल तरीके से सेक्शन के साथ बता रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लैरिफिकेशन। तो हम लोग को सॉरी हम लोग को अमेंडमेंट्स जो है वो मेजोरिटी आर इन द फॉर्म ऑफ क्लैरिफिकेशन। ओके, तो वो एक्चुअल में अमेंडमेंट है भी नहीं, वो है क्लैरिफिकेशंस। तो लॉ जो चेंज होता है, मतलब कुछ प्रोविजन अगर चेंज हुआ, प्रोविजन ऐड हुआ, डिलीट हुआ, ओके, वो वाले अमेंडमेंट्स तो थोड़े कम है। लेकिन क्लैरिफिकेटरी जो अमेंडमेंट्स है, जो सर्कुलर्स है, वो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड सारे सर्कुलर्स कैसे थोड़े से टेक्निकल है, तो हम लोग को ये वीडियो बहुत ध्यान से आप लोग को सुनना है, समझना है, नोट्स भी बना के लेना है साथ साथ में। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ओके, मेरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं रख रहा हूँ, उससे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आईसीआई ने वो अमेंडमेंट शीट अब तक उन लोग की आई नहीं है। मॉड्यूल आ गया लेकिन अमेंडमेंट शीट नहीं डाली। तो अभी हम लोग इससे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे एक दो अमेंडमेंट ऐड होता है तो फिर मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी सबसे पहला अमेंडमेंट, क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। अभी यहाँ पर ना एक मैं शीट क्रिएट कर रहा हूँ, कि वो शीट मतलब आप लोग का नोटबुक समझो, उसमें आप लोग को सब कुछ लिखते जाना है जहाँ जहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ। अभी देखो, ये जो अमेंडमेंट है ये क्या पहले हम लोग को बताना चाह रही है वो समझ लेते हैं, फिर आराम से उसको हम लोग इजीली टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, गूगल इंडिया एंड यहाँ पर है गूगल यूएस। ओके, देयर आर टू पार्टीज, गूगल इंडिया एंड गूगल यूएस। गूगल यूएस इज होल्डिंग कंपनी, गूगल इंडिया इज सब्सिडरी कंपनी। ओके, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। गूगल इंडिया में कोई एम्प्लॉयज हैं, ओके, जो लोग गूगल के लिए बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो गूगल इंडिया क्या चाहती है, उनको गूगल यूएस का कुछ शेयर्स मिले एज ईसॉप। ओके, ईसॉप तो सबको मालूम है। ओके, कोई एम्प्लॉय होता है उसको कम भाव पे शेयर्स मिलता है, तो उसको ईसॉप बोलते हैं नॉर्मली। तो गूगल इंडिया क्या चाह रही है, ये जो बंदा है ना, ये बंदा, ये गूगल इंडिया के लिए बहुत सालों से काम कर रहा है, तो क्यों ना इसको गूगल यूएस के, ओके, गूगल यूएस के कुछ शेयर्स हम लोग ईसॉप में दे दें। ठीक है, तो गूगल यूएस बोलती है क्यों नहीं, जरूर दे दो इनको। तो अज्यूम करो कि 1 लाख रुपीज का शेयर्स इस गूगल इंडिया के एम्प्लॉय को एज अ ईसॉप मिला, बराबर। इसने सब सर्विसेज किसको प्रोवाइड किया? गूगल इंडिया को, यूएस को नहीं किया। गूगल इंडिया को किया, किसको नहीं किया? यूएस को नहीं किया, किसको किया? गूगल इंडिया को किया। पर इसको ईसॉप मिल रहा है कौन से कंपनी के शेयर्स का? गूगल यूएस का। तो गूगल यूएस का ये खर्चा हो रहा है अननेसेसरी। आ रहा है कुछ समझ में? गूगल यूएस का ना ये खर्चा हो रहा है। तो गूगल यूएस क्या करता है, गूगल यूएस बोलता है गूगल इंडिया को,
हम आपसे पैसा लेंगे। ओके, मतलब यहाँ पर क्या होएगा, गूगल इंडिया ओके विल पे टू गूगल यूएस। किस चीज का पैसा दे रही है? कौन किस चीज का पैसा दे रही है? जो उसके एम्प्लॉय को इसॉप मिला है उसका रिइम्बर्समेंट वो पे कर रही है। ओके, गूगल इंडिया विल पे टू गूगल यूएस द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर्स। आ रहा समझ में? अभी ध्यान से देखो, गूगल इंडिया अगर यूएस वाले को कुछ पे करती है, ओके, गूगल इंडिया अगर यूएस वाले को कुछ पे करती है, तो रिसिपिएंट कौन है और सप्लायर कौन है, खाली ये बताओ। अगर गूगल इंडिया यूएस वाली एंटिटी को पे करती है, हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रिसिपिएंट? कम ऑन, गूगल इंडिया इज द रिसिपिएंट क्योंकि उनके जेब से पैसा गया है। अगर पैसा जेब से गया मतलब गूगल इंडिया क्या हो गए, रिसिपिएंट हो गई। और पैसा मिला मतलब गूगल यूएस कौन है, सप्लायर। अभी यहाँ पर इंडिया वाला पर्सन फॉरेन एंटिटी को पे कर रहा है, तो हम लोग का ध्यान कौन से इस पॉइंट पे जाना चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे। किस पे आना चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे। पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला सिंस दिस अमाउंट सिंस दिस अमाउंट इज फॉर शेयर्स। ओके, ये अमाउंट किसके लिए? ओके, ये अमाउंट शेयर्स के लिए पे हो रहा है ना, देयर फोर ओके इट इज नॉट इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ओके, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये शेयर्स के लिए पैसा दिया। ओके, एंड शेयर्स आर आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस। वो तो गुड्स और सर्विस का जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से बाहर है। क्या चीज? शेयर्स। आया पॉइंट समझ में? तो यहाँ पर गूगल इंडिया को फॉरेन पार्टी को पे करने के टाइम पे कोई जीएसटी इंडिया में पे नहीं कर। इज दैट क्लियर? लेकिन लेकिन अगर गूगल इंडिया वाले से ये 1 लाख रुपया शेयर्स का तो ले ही रहा है, इसके साथ साथ समझो बोलता है 20,000 रुपीज और लगेगा क्योंकि हम लोग को बहुत सारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी बनाना पड़ रहा है। ओके, तो ये जो 20,000 है दैट इज एडिशनल अमाउंट चार्ज। ओके, ये एडिशनल अमाउंट के ऊपर ओके गूगल इंडिया को गूगल इंडिया को आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर है पॉइंट? कौन से अमाउंट पे? एडिशनल अमाउंट मतलब 20,000 पे। सबको समझ में आ गया? तो बस यही सर्कुलर है। अगर अपना सर्कुलर कंप्लीट हो गया है वो। हम्म। अभी इसका क्रक्स पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, जीएसटी शैल बी पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज ऑन सच इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मतलब यहाँ पर एडिशनल चार्जेस के ऊपर आ रहा है टैक्स। समझा पॉइंट? एंड किसके ऊपर नहीं आ रहा है? ओके, जो भी रीइंबर्समेंट है ओके इज नॉट लायबल टू जीएसटी। क्लियर है पॉइंट? तो ये अपना काम यहाँ पर हो गया फर्स्ट वाला सर्कुलर। नेक्स्ट इज सेकंड सर्कुलर। अब ये सर्कुलर क्या बोलता है समझते चलो। अब देखो, यहाँ पर इंडियन एंटिटी ओके विच इज सब्सिडरी, और यहाँ पर है होल्डिंग कंपनी जो है यूएस में। बरोबर। अभी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को लोन प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड कर रही है? ओके, लोन प्रोवाइड करे, लोन। बट बट प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं कर रही। ओके, बट प्रोसेसिंग फी नॉट चार्ज। देखो, लोन प्रोवाइड कर रही है यूएस एंटिटी इंडियन सब्सिडरी को,
बट प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं कर रही है। आ रहा कुछ समझ में? प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं कर रही। अगर समझो चार्ज करती तो कौन प्रोसेसिंग फी का पेमेंट करता? इंडियन एंटिटी पे करता। किसको? यूएस वाली एंटिटी को। तो यहाँ पर इंडियन एंटिटी जो है ना, ये रिसिपिएंट होती। कौन होती? रिसिपिएंट होती। और ये जो यूएस एंटिटी है, ये कौन होती? सप्लायर होती। आर ऑल गेटिंग द पॉइंट? इंडियन एंटिटी वुड हैव बीन रिसिपिएंट एंड होल्डिंग एंटिटी वुड हैव बीन सप्लायर। अब यहाँ पर इंडियन एंटिटी इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है, ओके, बट विदाउट कंसिडरेशन। बट विदाउट कंसिडरेशन। तो अभी हम लोग को ना एक एंट्री की तरफ जाना है, एंट्री नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 1। ओके, ये एंट्री क्या बोलता था पहले वो मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को कनेक्शन हो जाए। एंट्री नंबर 4 बोलता था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ओके, विदाउट कंसिडरेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी फॉर बिजनेस पर्पस, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का पॉइंट है ये। ओके, अगर फॉर कंसिडरेशन रहेगा, ओके, फॉर कंसिडरेशन रहेगा, देन इट इज सप्लाई। ओके, अगर विदाउट कंसिडरेशन रहेगा तो हम लोग को दो कंडीशंस चेक करना है। क्या दो कंडीशंस था? रिलेटेड पार्टी एंड बिजनेस पर्पस। ओके, दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अभी ये दोनों कंडीशन हमें चेक करनी। होल्डिंग कंपनी यस रिलेटेड है, लोन बिजनेस के लिए वापरने वाले है। तो यहाँ पर इंडियन एंटिटी को आरसीएम में जीएसटी पर पे करना पड़ जाता। फ्री में? फ्री में? तो सर वैल्यूएशन कैसे करेंगे फ्री में है तो? उसके लिए रूल नंबर 28 है ना, फाइनल वाले को समझ में आएगा। ओके, रूल नंबर 28 के हिसाब से ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, वो जाने दो, वो हम लोग का डिस्कशन नहीं। पर अभी सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है वो अभी डिस्कस करें। ये प्रोविजन बेसिक समझ में है, क्या स्टोरी चालू है। अभी हम लोग समझेंगे कि सर्कुलर क्या कहना चाहता है। ओके, सर्कुलर क्या कहना चाहता है? देखो, सर्कुलर अपने को ये बताना चाह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा बैंक होता, ओके, यहाँ पर कोई बैंक होता आउटसाइडर, तो बैंक इस इंडियन एंटिटी को प्रोसेसिंग फी चार्ज करता। क्यों चार्ज करता? क्योंकि बैंक के लिए सब्सिडरी कंपनी एक नया कंपनी है, एक नया एंटिटी है। तो बैंक को पूरा समझना पड़ेगा, उनका क्रेडिबिलिटी क्या है, उनका पिछला प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, ओके, पे करने के लायक है कि नहीं है। ये सब बैंक क्या करता है? असेस करता है। उसके लिए बैंक क्या चार्ज करता है? प्रोसेसिंग फी। लेकिन अगर हम लोग लोन लेते हैं होल्डिंग एंटिटी से, किससे ले रहे हैं? होल्डिंग एंटिटी से। क्या होल्डिंग एंटिटी को ये सब असेसमेंट करने का जरूरत है या नहीं है? सोचो। देखो, बैंक जितना प्रोसेसिंग फी चार्ज कर रहा है, होल्डिंग एंटिटी प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है वो हम लोग सोच रहे हैं, क्यों नहीं कर रहा है। बैंक इज नॉट, सॉरी, होल्डिंग एंटिटी इज नॉट चार्जिंग एनी प्रोसेसिंग फी बिकॉज होल्डिंग एंटिटी होल्डिंग एंटिटी is already having all the information. Okay, already having all info, that is profit and loss, बैलेंस शीट, ओके, वर्किंग कैपिटल का रेशियोज वगैरह सब कुछ है होल्डिंग एंटिटी के पास। तो प्रोसेसिंग फी क्यों चार्ज करें? तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी चार्ज करने का जरूरत ही नहीं था। ओके, नॉट चार्ज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी चार्ज। हाँ, पॉइंट समझ में क्या बोला? ओके, चार्ज नहीं किया, लेकिन चार्ज करने का जरूरत भी नहीं था। ओके, चार्ज किया नहीं है और चार्ज करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं था। इस वजह से
ये प्रोसेसिंग फी के ऊपर, ओके, ये प्रोसेसिंग फी के ऊपर देयर इज नो लेवी ऑफ आरसीएम। समझा पॉइंट? ओके, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं आएगा। ओके, नो आरसीएम ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, नो आरसीएम ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विस एज processing fee was not required to be charged। नॉट रिक्वायर्ड का मीनिंग समझ में आया? क्यों नॉट रिक्वायर्ड? क्योंकि जब होल्डिंग कंपनी के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है तो इतना असेसमेंट करने का जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है। ओके, फिर हम लोग क्यों पे करेंगे? इज दैट क्लियर? समझ में आया पॉइंट? अभी ना इसका रिवर्स एग्जांपल लेंगे। क्या लेंगे? रिवर्स एग्जांपल। मतलब होल्डिंग एंटिटी इंडिया में और सब्सिडरी बाहर है। होल्डिंग एंटिटी इज इन इंडिया एंड सब्सिडरी एंटिटी इज आउटसाइड इंडिया। ओके, होल्डिंग एंटिटी लोन देना चाहता है। किसको लोन देना चाहता है? किसको लोन देना चाहता है बोलो? सब्सिडरी को। प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं कर रहा है क्योंकि होल्डिंग कंपनी के पास, ओके, ऑलरेडी ऑलरेडी हैज इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी हैज इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सब्सिडरी। क्या क्या इंफॉर्मेशन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट रहेगा, एटसेट्रा, जो भी चीजें रहेंगी सब कुछ। तो यहाँ पर होल्डिंग एंटिटी ने प्रोसेसिंग फी चार्ज किया कि नहीं किया? प्रोसेसिंग फी चार्ज ही नहीं किया। तो अभी हम लोग को सोचना पड़ेगा एंट्री नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1। ओके, शेड्यूल 1 का हम लोग क्या देखना अभी? एंट्री नंबर 2। ओके, एंट्री नंबर 2 क्या था? सप्लाई टू रिलेटेड पार्टी विदाउट कंसिडरेशन। तो यहां पर होल्डिंग एंटिटी ने सब्सिडरी एंटिटी को प्रोसेसिंग फी चार्ज किया क्या? चार्ज नहीं किया। ओके, और शेड्यूल 1 मतलब क्या होता है? शेड्यूल 1 का हेडिंग क्या था? शेड्यूल 1 का हेडिंग ही था विदाउट कंसिडरेशन वाली एक्टिविटीज। यस और नो? तो यहाँ पर इसको सप्लाई मानेंगे कि नहीं? देखो, प्राइमा फेसी अगर देखेंगे तो लग रहा है कि सप्लाई मानना पड़ेगा, लेकिन लेकिन हम लोगों ने जो अभी अभी डिस्कशन किया था ऊपर, सेम डिस्कशन को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ओके, उसमें हमने देखा सिंस इट इज ऑलरेडी हैविंग इंफॉर्मेशन, ओके, प्रोसेसिंग फी वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी चार्ज्ड। ओके, देयरफॉर इट इज नॉट अ सप्लाई। ओके, सप्लाई हुआ ही नहीं क्योंकि होल्डिंग एंटिटी ने कुछ भी चार्ज नहीं किया और कुछ सर्विस भी दिया नहीं। ओके, तो इट इज नॉट अ सप्लाई, देयरफॉर नो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। आया पॉइंट समझ? लेकिन अभी हम लोग देखेंगे, अगर ये लोग समझो कुछ चार्ज करते, ओके, अगर हम लोग समझो यहाँ पर लिखते एडिशनल अमाउंट चार्ज। ओके, एडिशनल अमाउंट चार्ज किया, ठीक है। अगर एडिशनल अमाउंट चार्ज हो रहा है तो ये एडिशनल अमाउंट के ऊपर जीएसटी आएगा। एडिशनल अमाउंट मतलब कुछ तो चार्ज किया। ओके, यहाँ पर तो प्रोसेसिंग भी चार्ज नहीं किया था। अगर कुछ अमाउंट चार्ज किया तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा अंडर आरसीएम। क्लियर है? और सेकंड केस में अगर एडिशनल अमाउंट चार्ज होता है, मतलब होल्डिंग एंटिटी अगर चार्ज करता है, ओके, अगर होल्डिंग एंटिटी क्या करता है? चार्ज करता है, तो उस केस में जीएसटी आएगा ही नहीं क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा ना इसको। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में भी एक पॉइंट हम लोग को देखना पड़ेगा। ओके, उसका एक कंडीशन था, इट शुड नॉट बी द मियरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन।
ओके, अगर ये डिस्टिंक्ट पर्सन ही रहे तो फिर तो इसको एक्सपोर्ट भी नहीं मानेंगे। ओके, एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे तो जीएसटी भरना पड़ेगा। यहाँ पर होल्डिंग सब्सिडरी बेसिकली आर नॉट द डिस्टिंक्ट पर्सन, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या मान के चल सकते हैं, एक्सपोर्ट मान के चल सकते। समझ में आया? अपना दो सर्कुलर कंप्लीट हुआ। तो यही पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट है। अच्छा, इसका कंक्लूजन पढ़ ले एक बार। दस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेसिंग ऑफ लोन बाय रिलेटेड पर्सन विल नॉट बी ट्रेडेड एज सप्लाई इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन, क्योंकि काम तो करने का था ही नहीं, और अगर प्रोसेसिंग फी चार्ज किया तो फिर जीएसटी आएगा। ओके, एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, मतलब जो भी इंटरेस्ट कमाते हैं वो तो ऑलरेडी जीएसटी के एम्बिट से बाहर ही है, मतलब बाहर इन द सेंस एग्जेम्प्ट है। क्लियर हो गया पॉइंट सब?